कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनके डायलॉग्स पे दर्शक तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, सिनेमा हॉल से बाहर आने के बाद भी उन डायलॉग्स को दोहराते हैं, अपनी बातचीत में शामिल कर लेते हैं। इन डायलॉग्स के कारण ही वे फिल्में लंबे समय तक लोगों को याद रहती हैं, फिल्म को हिट बना देती हैं ये डायलॉग्स। किताबों में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। कई बार हम ऐसी किताब पढ़ते हैं जिसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे डायलॉग्स होते हैं, ऐसे संवाद होते हैं जो या तो हमें बहुत लुभाते हैं या हमसे सीधे सीधे जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक किताब और उसके कैरेक्टर, डायलॉग्स सब कुछ याद रह जाता है, हमारे मन में बस जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि डायलॉग्स जो हैं वे लोग अपने जीवन में अपना लेते हैं, अपने बोलचाल की भाषा में उनका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शेली और आप मेरे साथ हैं किताबें में। दोस्तों, डायलॉग्स की बात कर रही हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं किसी ऐसी किताब के बारे में बात करूँगी जिसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे डायलॉग्स हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, मैं बात कर रही हूँ राग दरबारी की। राग दरबारी, जिसे हिंदी के कालजयी उपन्यासों में शामिल किया गया है। श्री लाल शुक्ल का लिखा हुआ यह उपन्यास अपने छपने के बाद से ही पाठकों के बीच अपनी जगह बना चुका है, पाठक इसे पसंद करते हैं। इसकी प्रसिद्धि का आलम यह है कि इसके बहुत सारे संस्करण आ चुके हैं, लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं, 16 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। छपने के कुछ समय के बाद ही इसे साहित्य अकादमी भी मिला था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे आलोचकों ने हाथों हाथ लिया था। इस किताब को आलोचकों की मार सहनी पड़ी थी, बहुत सारे व्यंग्यवान सुनने पड़े थे। आलोचकों ने कह दिया था कि यह बेकार किताब है, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं है, इसकी कोई खास कथा नहीं है। उसके बावजूद पाठकों ने कहा कि यह हमारी पसंद है। यह एक ऐसी किताब थी जिसने सफलता के झंडे गाड़े, पर इसके जो लेखक थे वे इससे नाराज़ थे। उन्हें लगता था कि यह ऐसी किताब बन गई है जिसने उनकी अन्य रचनाओं को दबा दिया, डुबा दिया। हुआ यह था कि श्रीलाल शुक्ल ने 25 के लगभग किताबें लिखी। किताबें सभी अच्छी थीं, पर जो मुकाम राग दरबारी ने प्राप्त किया अन्य किताब ने नहीं प्राप्त किया। राग दरबारी के बाद विश्रामपुर का संत थोड़ी सी चर्चा में रही, बाकी अन्य किताबें दबी रह गई। पाठकों ने उनको उस तरीके से नहीं लिया, उन किताबों की उतनी चर्चा नहीं हुई, इसलिए श्रीलाल शुक्ल कभी कभी उदास हो जाया करते हैं और वे इसका दोषी वे राग दरबारी को मानते हैं। वे कहते हैं कि यह एक ऐसी किताब निकली जिसने मेरी सभी रचनाओं को बिल्कुल ही दबा के रख दिया, ख़त्म कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि राग दरबारी की इतनी चर्चा क्यों होती है। भाई, यह किताब है ही इतनी मज़ेदार, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या व्यंग ऐसा भी हो सकता है, इतना मज़ेदार। यह किस्सा कोई शैली में लिखा हुआ उपन्यास है और आप जब इसे पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप कुछ किस्से कहानियाँ सुन रहे हैं किसी के मुख से। बस आप बैठे हैं, आपके सामने एक चित्र चल रहा है, जैसा कि अक्सर दादी नानी की कहानियों में हुआ करता था। इसकी भाषा बहुत मज़ेदार है। एक तरीके से कहूँ तो इस उपन्यास की जान इसकी भाषा है। अगर इस उपन्यास को किसी दूसरे तरीके से लिखा जाता, इसकी भाषा शैली को बदल दिया जाता, तो इस उपन्यास की इतनी चर्चा नहीं होती, इसे इतना पसंद नहीं किया जाता। यह बात बिल्कुल सही है। इसकी भाषा बहुत मज़ेदार है, इतनी रोचक है। जो पूरी कथा है और पूरा व्यंग है, यह भाषा के माध्यम से ही रचा गया है। कथा बहुत विस्तृत नहीं है। कथा जैसा मुकम्मल, जैसे कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में या सामान्य उपन्यासों में एक मुकम्मल कहानी होती है, वैसा इसमें कुछ नहीं है। कहानी बहुत विस्तृत नहीं है, पर मोड़ कई सारे हैं, दृश्य कई सारे हैं और वह हमें भाषा के माध्यम से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसकी भाषा बड़ी चुटीली है और जो व्यंग है, जो आपके मन में गुदगुदाता है या सब कुछ, और कई बार खीज उत्पन्न होती है, गुस्सा आता है, लगता है कि किस सिस्टम में आ गए हैं हम, क्या हो गया है हमारे देश के लोगों को, कैसे भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ तक पहुँची हैं, यह सारा कुछ आप इसके भाषा से ही महसूस कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास एक कस्बा है शिवपालगंज, उसी को केंद्र में रख के इसकी कथा लिखी गई है। तो शिवपालगंज
की जो भाषा है वह यहाँ देखने को मिलती है, लोकल बोलियों के शब्द इसमें हैं। इसके बावजूद यह हिंदी का ही उपन्यास है, इसे आंचलिक उपन्यास नहीं कह सकेंगे आप, लेकिन व्यंग्य की यह बहुत अच्छी रचना है और इसकी भाषा और कहानी बस आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। इसके डायलॉग्स आप कहीं ना कहीं उपयोग ज़रूर करेंगे। उपन्यास पढ़ने के बाद आपके साथ भी ऐसा होगा कि कुछ डायलॉग्स तो आप अपने दोस्तों को सुना ही डालेंगे। पहले ही कहा कि इस कहानी सिंपल सी है और जो इसकी कहानी है वह प्रतीकात्मक है। पूरे देश की कथा यही है, आज़ादी के बाद किस तरीके से मूल्यहीनता आई है हमारे अंदर, गाँवों के अंदर, पूरे देश में, पूरी देश की व्यवस्था में, वह सब कुछ यहाँ हमें देखने को मिलता है। एक आज़ादी के लिए, देश को बनाने के लिए लोगों ने जान दी थी आज़ादी के पहले, और वही लोग आज़ादी के बाद अचानक से सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे और भ्रष्टाचार नस नस में घुस गया। यह हमें इस उपन्यास से पता चलता है। 1964 में श्रीलाल शुक्ल ने इसे लिखना शुरू किया था और उस समय ही उन्होंने भांप लिया था कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि यह उपन्यास आप आज भी पढ़ेंगे तो आपको आज की कथा लगेगी, अपने शहर की कथा लगेगी, भले ही आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हुए हों। इसके नायक हैं वैद्य जी। वैद्य जी को आप नायक नहीं भी कह सकते हैं, पर कर्ता धर्ता तो वे हैं ही, उस भ्रष्टाचार के जन्मदाता हैं और उसे चलाने वाले हैं, जो शिवपालगंज में हर जगह फैली हुई है। वहाँ एक छामल इंटर कॉलेज है, उसके वे व्यवस्थापक हैं। गांव में जितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही होती हैं, जो भ्रष्टाचार का मूल है, वह कहीं न कहीं आके वैद्य जी से जुड़ता है। वैद्य जी का बड़ा लड़का है बद्री अग्रवाल, वह वैद्य जी के उल्टा है। ऐसे तो पहलवान है लेकिन थोड़ी ईमानदारी उसमें है। और वैद्य जी का छोटा लड़का है रुपन बाबू। रुपन बाबू आज के युवा का प्रतिनिधित्व करता है और छात्र नेता है। ऐसा स्टूडेंट है जो पता नहीं कितने सालों से 10वीं में बैठा हुआ है, आगे पहुंच ही नहीं पा रहा है। एक है प्रिंसिपल साहब, जो छामल इंटर कॉलेज है उसके प्राचार्य हैं, और एक तरीके से वो वैद्य जी के मोहरे हैं। वैद्य जी उनके माध्यम से ही बहुत सारी अपनी राजनीति हैं उसे अंजाम देते हैं। एक है सनीचर, ऐसे तो उसका नाम मंगल है, लेकिन जो वह वैद्य जी का ड्राइवर है और उसे यह नाम मिला हुआ है। इसके अलावा खन्ना मास्टर हैं, जो ईमानदारी के प्रतीक हैं। एक लंगड़ा नाम से व्यक्ति है जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरीके से पात्र बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और इनमें एक मुख्य पात्र है रंगनाथ। रंगनाथ वैद्य जी का भांजा है। वह इस गांव में आया है शिवपालगंज में। उसके आने के साथ ही कथा शुरू होती है, और जब वह गांव से लौटता है तो कथा समाप्त हो जाती है। इस बीच वह जो महसूस करता है, रंगनाथ पीएचडी कर रहा है, इतिहास का स्टूडेंट है, लेकिन जब वह गांव आया अपने मामा के यहाँ, तो जो व्यवस्था है और बाकी चीज़ें हैं, हर तरफ राजनीति जिस तरीके से घुसी हुई है, उसे देख के वह बहुत परेशान हो जाता है। वह बहुत कोशिश करता है इस व्यवस्था को बदलने की, पर बदल नहीं पाता है। उसे कुछ ग्रामीण कहते हैं कि तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे, जहाँ जाओगे यही स्थिति होगी। और यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह सच है इस उपन्यास का, यह सच है इस देश का। हर जगह की स्थिति एक ही जैसी है। यह आप उपन्यास को पढ़ के भी समझ जाएंगे, क्योंकि आप कहीं के भी हो, आपको लगेगा कि शिवपालगंज तो आपके ही शहर में है। आप तो इसे जानते हैं, आपने इसे देखा है, आपने महसूस किया है इन स्थितियों को। और यही कारण है कि उपन्यास के अंत में एक लाइन है, वैद्य जी थे, वैद्य जी है, वैद्य जी रहेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार अपनी जड़ें इस तरीके से जमा चुका है कि उसे निकालना इतना आसान नहीं है। धन लोलुपता, सत्ता लोलुपता, यौन कुंठा, भ्रष्टाचार, व्यभिचार किस तरीके से है, ये सब कुछ यहाँ आप एक के बाद एक देखते जाएंगे। इन सब का पर्दाफाश होता रहेगा, कहानी आगे बढ़ती रहेगी, भाषा आपको बहुत चुटीली मज़ेदार लगेगी। चूँकि हर तरफ हर बात व्यंग्य के माध्यम से कही गई है, तो आप मुस्कुरा मुस्कुरा के चलेंगे, कूदेंगे कि उफ़ कैसी स्थिति है हमारे देश की, पर पढ़ते हुए आप मुस्कुराएंगे ज़रूर, भले ही मन में सोचे कि कितनी बुरी स्थिति है। आपको थोड़ा सा यह भी खटकेगा कि इस उपन्यास में एक ही स्त्री पात्र है बेला, और उसका भी यहाँ वैद्य जी के दोनों लड़के मिलकर शोषण करते हैं। कोई भी उसका साथ निभाता नहीं है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दोनों उसके करीब आते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। मैंने इसके डायलॉग्स की बात की है, तो कुछ डायलॉग्स तो आप सुनना ही चाहेंगे। इसमें एक डायलॉग बहुत फेमस है, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई वह कुतिया है जिसे कोई भी लात मार देता है। यह बिल्कुल सही है। अगर आपने सरकारी स्कूल को देखा है, आज की शिक्षा व्यवस्था को देखा है, तो आपको यह बात बिल्कुल सही लगेगी। इसके अलावा और एक डायलॉग है, घास खोद रहा हूँ
इसे ही अंग्रेजी में रिसर्च करना कहते हैं। वे पैदाइशी नेता हैं क्योंकि उनके पिता नेता हैं, या आज के जो नेता हैं उनके ऊपर व्यंग्य किया गया है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, उसके बावजूद जो राजतंत्र की तरह कई पीढ़ियों से एक ही घर के बच्चे राजनीति में आते रहते हैं। बड़े नेता अपने आप इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनके पिता, उनकी माता, कोई ना कोई उनके फैमिली से इस फील्ड में है। उन्हीं के ऊपर यह व्यंग भी है। अंग्रेजी का बड़ा बोलबाला है हमारे यहाँ। इसमें एक डायलॉग है, हृदय परिवर्तन के लिए रौब की ज़रूरत होती है और रौब के लिए अंग्रेजी की। स्टेशन वैगन से एक अफसरनुमा चपरासी और एक चपरासीनुमा अफसर उतरा। गालियों का मौलिक महत्व आवाज़ की ऊंचाई में है। लेक्चर का असली मज़ा तो तब है जब सुनने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे मज़ेदार डायलॉग्स हैं जो आपको इस किताब में लगातार मिलते रहेंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे और आपको गुदगुदाते रहेंगे। इस किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसलिए कि यह व्यंग्य विधा की एक अच्छी रचना है। इसके अलावा हिंदी की कालजयी रचना है और इससे भी अलग यह आपको उस सत्य से परिचित कराएगी कि इस देश का मूल्यहीनता, आज़ादी के बाद हमने अपने मूल्य किस तरीके से खो दिए और भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, कहाँ कहाँ हैं। इससे हमें पता चलता है कि इसमें व्यंग बड़ा तीखा है, बड़ा मज़ेदार है, चटपटा है। बहुत सारी भावनाएं आपको इसका व्यंग देगा और यह जो व्यंग है, इसकी भाषा का जो मज़ा है वह किताब पढ़ के ही पाया जा सकता है। तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए, तभी आपको यह समझ में भी आएगी और निश्चित रूप से एक मज़ेदार किताब पढ़ने का जो आनंद है वो आपको मिलेगा। किताब ऐसी है कि जब आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो पूरी पढ़ लेंगे और फिर आप इसे शेड्यूल कर लेंगे कि एक बार तो और पढ़ना ही है। कैसी लगी मुझे पढ़ के ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।